तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था दिलवाले दुल्हनिया। ओ भाई, ओ बाहुबली, बाहुबली भी देख ली थी। दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं और बाहुबली हमने देख ली थी, है ना बाबू लोग। आज क्या पढ़ना आप ध्यान देंगे सर, आज क्या पढ़ना आप ध्यान देंगे, है ना सर। आज एक मजेदार चीज तुम्हें पढ़ाता हूं, इस चैप्टर में आनी ही आनी है ना। एक तो एंड का जो इसमें है ना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आनी है। अब जो पढ़ाएंगे उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये एग्जाम में बनाना भी है, तो इसे लिखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बनाना भी है, जो बनाने में जा रहा हूं। देखो मान लो सबसे ऊपर होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चलाता है उसका सबसे हेड होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन होता है? एमडी। तो मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी क्या है? अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या है? एमडी है, यानी डायरेक्टर में भी सबसे ऊंची पोस्ट, ठीक है ना, राइट। एमडी के नीचे आ जाते हैं मान लो प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, या फिर उसके नीचे आ जाते हैं सीईओ आ जाते हैं ना, इस तरीके से। अब सीईओ जो होता है, इसके नीचे आते हैं हमारी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स। क्या आते हैं बाबू लोग? सारे डिपार्टमेंट। तो सीईओ इनको हैंडल करता है। मान लो फॉर एग्जांपल सीईओ हो गया, या कंपनी कोई भी है ना हेड पोस्ट हो गया, इनको हैंडल करेगा। सबसे पहला डिपार्टमेंट आ जाता है जो जिसे हम बोल देते हैं, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल देते हैं। चलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसको मैनेज करता है प्रोडक्शन मैनेजर। कौन मैनेज करता है बाबू? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर आ जाता है फैक्ट्री मैनेजर, स्टोर मैनेजर, है ना, फैक्ट्री मैनेजर, स्टोर मैनेजर। और फैक्ट्री के नीचे आ जाता है फोरमैन 1, फोरमैन 2। स्टोर के नीचे आ जाता है ना, स्टोर इंचार्ज 1, स्टोर इंचार्ज 2। समझ गए हो? अब तुम खुद जानते हो कौन किसे रिपोर्ट करेगा बाबू, कौन किसे रिपोर्ट करेगा? फोरमैन फैक्ट्री मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, इंचार्ज स्टोर मैनेजर को करेगा। कहीं आपस में रिपोर्ट दे देंगे क्या? नहीं। क्या फैक्ट्री का एम्प्लॉय प्रोडक्शन मैनेजर के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा? नहीं। स्केलर चेन में हम जान चुके हैं कि आपको स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है, कूदना नहीं है जब तक इमरजेंसी ना हो। ऐसी भाई अगला डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। फ्यूचर तो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट ही है। इसमें होता है फाइनेंस मैनेजर। एग्जाम में बनाना है। आज का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में बनाना पड़ेगा। एक तरीके से कह दो ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है ये। मतलब कार्टून की जगह फ्लो चार्ट बनाना, तो ये बना के आएंगे, नंबर बढ़िया मिलेंगे। फाइनेंस मैनेजर के अंदर होता है अकाउंट्स मैनेजर। तो दूसरा पेन ले लेता हूं। फाइनेंस मैनेजर के अंदर होता है ऑडिट मैनेजर। ऑडिट समझते हो बाबू लोग? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सीए के द्वारा जांच पड़ताल करना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई तुमने झोल तो नहीं कर रखा। इसके नीचे होता है असिस्टेंट 1, इसके नीचे होता है असिस्टेंट 2, इसके नीचे होता है ना, आर्टिकल कह दो जो सीए के अंडर होते हैं, आर्टिकल 2, असिस्टेंट आर्टिकल, कुछ भी नाम लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना है ना। तो तुम्हें पता है कौन किसे रिपोर्ट करेगा। फिर एक और डिपार्टमेंट बना सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है मार्केटिंग मैनेजर। तो मार्केटिंग मैनेजर के अंदर कौन आएगा? मान लो सेल्स मैनेजर, ठीक है, या फिर मार्केट की जो रिसर्च और सर्वे करता है, सर्वे एंड रिसर्च मैनेजर, कि सर आजकल इसके
दाम बढ़ रहे हैं, इसकी डिमांड घट रही है, इस तरीके से। इसके अंदर आ जाएगा सेल्समैन 1, इसके अंदर आ जाएगा सेल्समैन 2, है ना। ऐसी रिसर्च के अंदर क्या आ जाएगा, रिसर्च एंड सर्वे वाले, है ना, राइट, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। अब इस प्यार को क्या नाम दे बाबू लोग, इस प्यार को आप नाम दोगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कोई तुमसे पूछ रहे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता कैसे है, तो आप उसे ये बना के दिखाते ना भाई, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब खुद सोचो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ने क्या डिफाइन कर दिया, जाने अनजाने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ने क्या डिफाइन कर दिया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद आ गई बात। मैनेजर अभी भी क्या है सर, है ना, सामने वाले को अथॉरिटी देता है, उसकी जिम्मेदारी है, यानी हेनरी फ्योल का अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल डिफाइन हो गया। अब देखो, प्रोडक्शन मैनेजर ने इस फैक्ट्री को मैनेजर को अथॉरिटी दी, फैक्ट्री मैनेजर ने फोरमैन को अथॉरिटी दी, तो जिसको आप अथॉरिटी देते हो उसकी क्या बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यानी जिसको अथॉरिटी दी, जिसको अथॉरिटी सौंपी, अथॉरिटी दी, उसकी क्या बन गई, ड्यूटी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। जिसने दी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने ऊपर वाले के लिए, और जिसको दी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी खुद के लिए। तो आप बोलोगे फोरमैन 1 इज रिस्पॉन्सिबल टू फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सीईओ। बोल सकते नहीं बोल सकते, इसी को बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि F1 इज रिस्पॉन्सिबल टू फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू, है ना, प्रोडक्शन मैनेजर, और प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सीईओ, हायरार्की में। बात समझ में आ गई। तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच डिफाइंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोट कर लिए ऑनलाइन बच्चों, नोट कर लिया ना। ये देखो, ये लिखी से टुच्ची बात है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंस ड्यूटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब यहीं से लिख के आएंगे एग्जाम में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत कब पड़ती है, जब कंपनी बड़ी होती है ना। असल में जो कंपनी क्या होती है, बड़ी। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और वो साइज में और कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ती जाती है, तो उसको आसान बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है सर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये बन गया तुम्हारा पहला एमसीक्यू आज का, चाहे वह सीयूटी में आ जाए चाहे ये बोर्ड में आ जाए, एमसीक्यू बन गया तुम्हारा पहला। ठीक है ना, राइट। विच कॉन्सेप्ट इज, इसको डिलीट कर देंगे वो, और यहां क्या लिख देंगे, यहां डिलीट करके लिख देंगे कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बन जाएगा विच कॉन्सेप्ट फेल्ट बाय एंटरप्राइज वेन एवर इट ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जब साइज और ग्रो बढ़ता जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो कंपनी को धारण करना पड़ता है, कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन को दोगे, फाइनेंस का काम फाइनेंस को दोगे, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग को दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बोलो बाबू लोग, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। समझ में आ गई बात। अगली बात, क्या इस स्ट्रक्चर से कंपनी का फायदा होगा नुकसान होगा, हाँ, रिजल्ट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, होगा नहीं होगा। मार्केटिंग वाले को पता रहेगा कितना पैसा खर्च कर रहा है वो मार्केटिंग में, प्रोडक्शन वाले को पता रहेगा कि सस्ता बन रहा है महंगा बन रहा है। ठीक है ना, राइट। तो इसकी जरूरत और ज्यादा कब पड़ती है, जब आप न्यू फंक्शंस और नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाते हो। अमूल एक ही प्रोडक्ट है, बहुत सारे हैं, है ना, राइट। अच्छा, रिलायंस
अमूल का तो डेयरी प्रोडक्ट हो गए सारे। रिलायंस सस्ता डेयरी नहीं, डेयरी नहीं, रिलायंस फ्रेश अलग डेयरी प्रोडक्ट है, रिलायंस है ना, टेलीकॉम अलग है, समझ गए, जियो अलग है, पेट्रोलियम अलग है। वहां तो एक सेगमेंट ही नहीं है, वहां तो अलग अलग सेगमेंट है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा कि भैया पेट्रोलियम का अलग चलेगा काम, कपड़े का अलग चलेगा, समझ में आ रही ना बात, जियो का अलग चलेगा, रिलायंस फ्रेश का अलग चलेगा। तो स्ट्रक्चर अलग अलग बांटो, अलग अलग। तुम ये नहीं बोल सकते। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोडक्ट वाइज। कैसे बन जाता है, प्रोडक्ट वाइज। तो जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, हर प्रोडक्ट का क्या बनाते जाना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ईच, बोलो, डिवीजन, ईच डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, आप डायनामिक एनवायरनमेंट में अपने आप को संभाल पाओगे। जैसे जैसे डायनामिक एनवायरनमेंट हो रहा होगा, आप क्या करोगे, अपने आप को डायनामिक बनाओगे। फिर आपको पता लगेगा कि स्ट्रक्चर बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जरूरत है। फिर आप पूरा फोकस स्ट्रक्चर बनाने में दोगे, क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर बना के मैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। और जो भी तेजीब से काम नहीं करेगा वो नौकरी से जाएगा, और फिर कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा। फोरमैन कभी ब्लेम नहीं करेगा कि दूसरे ने काम नहीं किया, है ना। तो फैक्ट्री मैनेजर को लपेटा जाएगा, तेरे अंडर गलत लोग काम कर रहे तो लोगों को बदल, है कि नहीं बात, राइट। तो मुझे पता रहेगा कौन जिम्मेदार है और किसको जवाब देना है। क्यों, क्योंकि साफ पता लगेगा रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, ठीक है। इसी को, स्ट्रक्चर को दूसरे नाम से बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। स्ट्रक्चर कह दो या चार्ट कह दो, ठीक है। इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की जगह क्या बोलते हो, फ्रेमवर्क। तो ये इसके क्या हो गए आज के चीट कोड, चीट वर्ड्स हो गए, सीक्रेट वर्ड्स हो गए, है ना। चार्ट मतलब स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर क्या करता है सर, यूनिटी बनाता है एक दूसरे के डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके। देखो कैसे, अब दो डिपार्टमेंट है जिन्हें हमेशा कोऑर्डिनेट करना है, किस किस को, और इनको। प्रोडक्शन वाला इससे हमेशा कोऑर्डिनेट करेगा, कहेगा भाई डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। फाइनेंस वाला भी हमेशा इससे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कहेगा भाई इससे ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो लॉस में आ जाएंगे, है ना। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मार्केटिंग से करेगा, प्रोडक्शन वाला कहेगा भाई डिमांड बता, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। हायर द डिमांड, हायर द प्रोडक्शन, लोअर द डिमांड, लोअर द प्रोडक्शन। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला कहेगा भाई ओ दिवाली होली के चक्कर में इतना भी डिस्काउंट मत दे दियो, पता लगा लॉस हो गया हमें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ने बताया कि कौन किसे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये लिखी बात, इट इज विच अनेबल द एंटरप्राइज वर्क एज यूनिट बाय कोऑर्डिनेशन। बोलो, याद हो जाएगी बात, बोलो। अगर स्ट्रक्चर आ गया तो क्या लिखोगे, पहले लिखना ये इट डिफाइंड ड्यूटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नीचे क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया। फिर क्या लिखना, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर से क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिटेबल होता है। बात समझ में आ गई। स्ट्रक्चर क्यों बनाना पड़ता है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको स्ट्रक्चर पे अटेंशन देनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर को चार्ट बोलते हैं और स्ट्रक्चर से ही कोऑर्डिनेशन होता है। समझ में आ गई बात। तो ड्यूटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ये प्रॉफिटेबल बनाता है। इसी को चार्ट बोल दो, इसी को फ्रेमवर्क बोल दो। बात समझ में आ रही है, बोलो, है ना। और ये आपको डायनामिक बना देता है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर को डेफिनेशन नहीं, आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब आते हैं कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, सुनेंगे बहुत ध्यान से। इतनी कौन सी समझ में आ गया, इतना समझ में आ गई बात। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है बाबू, आज एक ही पढ़ेंगे, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, सुन रहे हो होश में, और एक होता है डिविजनल। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, है ना। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है।
तो चलो उससे पहले एक और चीज बताता हूं तुम्हें, बहुत बढ़िया, इसी में समझ में आ जाएगी बात। चलो अलग से बनाता हूं। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बुक में नहीं दिया, मैं लिखवाता हूं बच्चों को, है ना, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है हर बार, और बच्चे छोड़ भी देते हैं। एक वर्ड आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या वर्ड आता है? अब आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब एमसीक्यू में भी आएगा और ऐसे भी आ जाएगा। पहले हिंदी में समझो। एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉय हैंडल कर सकता है? एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉय हैंडल कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रही है बात? अब जैसे मैं, एक बंदा अपने अंडर कितने स्टूडेंट को हैंडल कर लेगा तरीके से, तो पता लगा क्लास में 100 बच्चे बैठ गए, तो 100 के 100 बच्चे शोर मचा रहे हैं, मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा, तो मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? खराब है। तो मुझे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं कहूंगा अगली बार 100 बच्चे नहीं बिठाऊंगा क्लास में, ऐसा करता हूं 50-50 के 2 बैच बनाता हूं। फिर मैंने 50 बच्चों को बिठाया, और 50 बच्चों को मैं आराम से देख पा रहा हूं, वो हीरोपंती कर रहा है, वो फालतू बोल रहा है, वो मोबाइल चेक वो कर रहा है, क्लास से बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 100 बच्चों का नहीं है, मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 50 का है। ऐसी एक एम्प्लॉय, यानी कि एक फोरमैन या एक फोरमैन को लेबर हैंडल करेगा, लेबर को हैंडल करना है, तो एक फोरमैन कितनी लेबर को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। ऐसी एक मैनेजर कितने अपने अंडर एम्प्लॉय को अच्छे से कंट्रोल करके चला सकता है, उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब अब एग्जाम में क्या लिखना है, ये लिखो। एग्जाम में लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द सुपीरियर, इसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट चेक करके बनाया जाता है। अब देखो कैसे, इसके नीचे मैंने 2 लिखे हैं, कितने लिखे हैं बाबू? 2। इसके नीचे 4 भी तो आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री मैनेजर सिर्फ 2 को ही हैंडल करने लायक है, तो इसलिए हम उसके नीचे कितने इंप्लॉय बैठाएंगे? 2। 12 बैठाएंगे तो खुद का काम भी बिगड़ेगा, फैक्ट्री का भी बिगड़ेगा। तो मुझे पता रहेगा एक बंदा कितने लोगों को संभाल सकता है, उससे ज्यादा उसके ऊपर बोझ मत डालो, इसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स लिखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी या ऑफ द बिजनेस फर्म is designed after considering span of management। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ध्यान में रखकर ही क्रिएट किया जाता है, ऐवी नहीं बना देता हम स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब एग्जाम में आता है कितने तरह के स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, है ना, तो लिखो टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब सुनेंगे ध्यान से, सर बुक में नहीं मिलेगा बाबू, ये मैं लिखवाता हूं जानबूझ के क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, छोटा कॉन्सेप्ट है पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अब और बढ़िया बात है इस चैप्टर में कि बहुत सारी चीजें ना लगभग डायग्राम बना बना के बनानी है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर मतलब डायग्राम। अब देखो इसका कैसे बनेगा। मान लो सेल्स मैनेजर है टाइप 1। सेल्स मैनेजर को देखो, इसके अंदर सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कह रहा भाई टुच्ची मत करो, इतने सारे सेल्समैन एक साथ हैंडल कर लेता हूं मैं। तो हम इस प्यार को क्या नाम देंगे? वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम देंगे बाबू? दिस इज वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जितने भी सेल्समैन है ना, उन्हें बहुत क्लोज कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, वो समझदार होते हैं। सेल्समैन डज नॉट रिक्वायर क्लोज सुपरविजन और कम्युनिकेशन। क्योंकि वो कह रहा है सर हमें काम आता है। ऑल सेल्समैन आर एक्सपीरियंस्ड। सारे के सारे सेल्समैन एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्हें पूरा काम आता है। ठीक है, एक बार बता दो कर लेंगे, तो 10 की जगह तुम 12 भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा तरीका आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का, टाइप होता है तुम्हारे जैसे नालायक बालक, जिन्हें 1 to 1 या 1 to 2 क्या करना चाहिए, है ना, चेक करना चाहिए कि पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो वहां क्या होगा? वहां एक सेल्स मैनेजर होगा। सेल्स मैनेजर के अंदर बस सेल्समैन 1 और सेल्समैन 2, बस दो ही हैं, है ना, बस। ज्यादा लोचाबाजी नहीं है उसके नीचे। तो इसे बोलेंगे नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत कब पड़ती है बताओ? जब सेल्समैन नालायक हो, यानी कि व्हेन ईच सेल्समैन रिक्वायर्ड क्लोज गाइडेंस, क्लोज सुपरविजन एंड गाइडेंस। रीजन, सारे के सारे सेल्समैन निकम्मे हैं या फिर न्यू ज्वाइनिंग है। एज ऑल सेल्समैन आर न्यू, दे नीड कोऑर्डिनेशन। तो हम कहेंगे भाई मैनेजर के अंदर फिर क्या करो भाई, कम सेल्समैन रखो ताकि वो 1 to 1 समझा भी पाए। हाँ, सवा साथ छोड़ दूंगा, है ना, बात समझ में आ रही है? तो उनको 1 to 1 गाइडेंस चाहिए, 1 to 1 क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो उसे बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम में और सीयूटी में पक्का आया था, ठीक है, तो छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। बोलो क्लियर है मामला? नोट कर लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों साथ साथ नोट कर लिया ना? ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब आती है बात स्ट्रक्चर में, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे बस फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये जल्दी नोट करो। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सबॉर्डिनेट इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इज डिजाइन आफ्टर कंसिडरिंग द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट।
हाँ, कोऑर्डिनेट करेगा ना नया सेलमैन। ठीक है बाबू। कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस दोनों। स्पैन का मतलब होता है एक तरीके से मैक्सिमम चौड़ाई या लंबाई, समझ रहे हो ना। स्पैन का मतलब होता है फैलाव, कितनी चौड़ाई में या कितनी लंबाई में आप अपने आप को फैला सकते हैं। तो एक यहां पे क्या है, वाइडर स्पैन यानी कि फैलावा। ठीक है साहिल भैया। नैरो स्पैन कि मैं बस अपने हाथ इतना ही फैलाऊंगा भाई, इसके अंदर एक शाहरुख खान बनेगा, हाथ फैला दिए, तो फैलाव को बोलते हैं स्पैन। ठीक है भैया। अब आई बात सर वाइड स्पैन। अरे वाइड स्पैन ये देखो कितना वाइड है, कितना कितना फैला हुआ है, 10 12 15 में कितने इंप्लॉय को अपने अंडर हैंडल कर सकता हूं, उसे बोलते हैं वाइड स्पैन। नैरो मतलब छोटा फैलाव, उसे क्या बोलेंगे, नैरो स्पैन। दो ही इंप्लॉय होंगे बस उसके अंदर। चले सर आगे बढ़ते हैं। अब सर अगला मुद्दा आता है, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, आज एक पढ़ेंगे, अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर बताता हूं। सबसे जबरदस्त बात, मुझे एक ऐसी कंपनी बता दो रियल लाइफ में जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है। मुझे एक ऐसी कंपनी बना दो रियल लाइफ में, बता दो जो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है। बिल्कुल सही, मारुति। और सिर्फ कार बनाती है। तो कार सेगमेंट छोड़ो ना, तुमने कार सेगमेंट बता दो दिया। मारुति है क्या बनाती है, कार, ओनली कार्स। टाटा नहीं बोल सकते तुम, टाटा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। रिलायंस भी नहीं बोल सकते, अडानी भी नहीं बोल सकते, है ना। सिर्फ एक मारुति ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ कार बनाता है। एक और एमआरएफ सिर्फ क्या बनाता है। इंडिया का सबसे महंगा शेयर किसका है, एमआरएफ का। हाँ, अभी 5-6 महीने पहले 80,000 का था एक शेयर, अब 1.25 लाख पहुंच रहा होगा। महिंद्रा बाबू कार वाला तो ले लिया ना। तो ऐसे लोग, हाँ महिंद्रा वाले तो, महिंद्रा क्लब, महिंद्रा में होटल्स भी हैं उनके, तो महिंद्रा तो बड़ा अलग अलग ग्रुप हो गया ना। ठीक है। फर्स्ट क्राई नहीं आता, फर्स्ट क्राई, छोटे छोटे बच्चों का फर्स्ट क्राई वाला ऐड, फर्स्ट क्राई भी तो महिंद्रा वालों का ही है। और महिंद्रा का ही तो वेंचर है फर्स्ट क्राई। बच्चों के कपड़े जो खरीदते छोटे छोटे, तुम बच्चे तब था नहीं ना, अब तुम्हारे बच्चे होंगे जब तुम्हें पता लगेगा। ठीक है, जब छोटे छोटे अरम आएंगे ना तब पता लगेगा। हाँ सर फर्स्ट क्राई, सर ने बताया था एक बार, अरम जूनियर्स जब आएंगे यहाँ, कि सर ने बताया था महिंद्रा वालों का है फर्स्ट क्राई। ठीक है, तो फिलहाल इधर ध्यान दो। ओ भाई शर्मा उधर ध्यान दो। मारुति एंड एमआरएफ, बस बहुत है एग्जाम के लिए। जो सिंगल, इनको बोलते हैं ओनली एंड ओनली, बाबू क्या बोलेंगे, सिंगल लाइन प्रोडक्ट, ओनली एंड ओनली वन प्रोडक्ट। जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता हो, क्या बोलेंगे मुन्ना मुन्नी, जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता हो वो फॉलो करता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज फॉर वन लाइन प्रोडक्ट कंपनी। और ये तुम, हाँ लेकिन इंडियन नहीं है ना, तो मजा नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा ना एप्पल, इसलिए सेफ साइड क्या रखो, इंडियन। मारुति कंपनी यही एग्जाम में बना देना। अब इसका मतलब क्या था, क्या है, अगर एक सिंगल लाइन कंपनी है तो वो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक एचआर डिपार्टमेंट। अगली इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में बच्चा गलती कर देता है, डिपार्टमेंट को ही अलग से नाम दिया था फंक्शन। क्या नाम दिया था, यानी मैनेजमेंट के कुछ लोग डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट नाम ना देके क्या बोलते हैं, फंक्शन नाम देते हैं। तो वो ये नहीं बोलते भाई हमारी कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बोलते हैं हमारी कंपनी में प्रोडक्शन फंक्शन है। तो इसलिए डिपार्टमेंट की जगह क्या लिख सकते हो तुम, फंक्शन। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल दो या फाइनेंस फंक्शन बोल दो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोल दो या मार्केटिंग
फंक्शन बोल दो। पर्सनल डिपार्टमेंट बोल दो या पर्सनल, एक ही बात है। इसलिए स्ट्रक्चर को नाम दिया गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, है ना। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस, एक मार्केटिंग, एक पर्सनल, इसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो सिर्फ एक एक फंक्शन रखता है। फंक्शन मतलब ओनली वन फंक्शन ऑफ एक्टिविटी। फाइनेंस की एक्टिविटी एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल देनी है, एक ही बनाना है बस। एक प्रोडक्शन, एक फाइनेंस, एक मार्केटिंग, एक पर्सनल, ओनली वन फंक्शन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ओनली वन फंक्शन। ठीक है, ये लिखी बात। डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। वो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज फाइनेंस, फंक्शन इज प्रोडक्शन। तो डिपार्टमेंट मैंने पिछली क्लास में क्या लिखवाया था? एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाना, वही तो लिखा है। ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज ग्रुप अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऑल द जॉब रिलेटेड टू सेल्स इज ग्रुप अंडर द सेल्स डिपार्टमेंट। समझ में आ गई बात? यही एग्जाम में बना देना मारुति वाला। बोलो इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला जो पिछली बार एग्जाम के एमसीक्यू में आया, एमसीक्यू में यह था, अगर किसी भी चीज में आपको स्पेशलिस्ट होना है, एमसीक्यू समझो क्या था? फॉर स्पेशलाइजेशन। कंपनी फॉलो या क्रिएट फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर। आंसर क्या होगा? एफएस लगाना है, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर से ही आप एक काम में क्या हो जाओगे? माहिर। यानी कि जैसे ही फाइनेंस वाला रोज फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके फाइनेंस का ही काम कर रहा है, पता लगा 2 साल में वो नींद में बैलेंस शीट बना देगा। तुमसे कोई जनरल एंट्री पूछ ले आज परचेज की, दिमाग लगाओगे तुम? सबने क्या बेइज्जती कर रहा है पूछ के? परचेज की एंट्री पूछ रहा है आज तुम मुझसे, है? तो मैं ना बात राइट। तो जो भी तुम अकाउंट्स में सीख चुके हो जर्नल बचपन में, है ना, तो तुम उसको बिना स्ट्रेस दिए आसानी से बता सकते हो। इसका मतलब तुम उस फील्ड में क्या हो चुके हो? एक जैसा काम कर करके आप क्या कर चुके हो? एफिशिएंट हो चुके हो। अगली बात, अगर आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो किया तो उससे अगला फायदा क्या होगा बाबू? कोऑर्डिनेशन। किसके बीच में? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अलग अलग डिपार्टमेंट इज वेरी इजी, राइट। कैसे लिख सकते हो? फाइनेंस डिपार्टमेंट इजीली कोऑर्डिनेट विद, बोलो, मार्केट डिपार्टमेंट दैट डिस्काउंट शुड नॉट बी मोर देन 10%। फाइनेंस डिपार्टमेंट आसानी से मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड को कोऑर्डिनेट करके बोल सकता है। उसमें कोई फोन मिलाने में कोई बुराई नहीं लगेगी कि सर भले ही कुछ भी आ रहा हो, त्योहार आ रहे हो, कुछ भी आ रहा हो, सर 10% से ऊपर डिस्काउंट दोगे, कंपनी को मुनाफा नहीं होगा। फिर तो दोनों में बातचीत आसानी से हो सकती है। इसके लिए तीसरे बंदे को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीईओ को इन्वॉल्व मत करो, डायरेक्टर को इन्वॉल्व मत करो, प्रोडक्शन मैनेजर को क्यों मिला रहे हो भाई? हाँ, डायरेक्ट बात करो ना। इसलिए अलग अलग फंक्शन से कोऑर्डिनेशन बनाना आसान होता है। एफिशिएंसी, जब तुम एक जैसा काम रोज रोज करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सेम टाइप का काम रोज करोगे एफिशिएंसी बढ़ेगी। अच्छा, कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, क्योंकि फाइनेंस का काम जब फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा तो तुम्हें किसी और को फाइनेंस का काम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कॉस्ट घटी और प्रॉपर अटेंशन होगी नहीं होगी? बोलो, एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज ओनली एंड ओनली फोकस ऑन फाइनेंस वर्क, है कि नहीं बात? उन्हें प्रोडक्शन से कोई लेना नहीं भाई, तुम्हारा जो चल रहा हमें इसको मतलब नहीं, हम तो अपने ऑफिस जा रहे हैं भाई, है कि नहीं बात? तो इसलिए एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉपर अटेंशन आती। और एक और मजेदार बात, मान लो भाई तुम हो और तुमने सीए करने के बाद
कंपनी में पहुंचे, बहुत बड़ी कंपनी में पहुंचे, तो तुम्हारी जो बेसिक ट्रेनिंग होगी, इसे बोलते हैं, है ना, इंडक्शन प्लान जो लिखवाया था, ठीक है, कौन सा प्लान, इंडक्शन प्लान की इंट्रोडक्शन कराना और तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग देना। वो ट्रेनिंग किस डिपार्टमेंट में होगी, बोलो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो तुम्हारी ट्रेनिंग आसान होगी मुश्किल होगी, आसान, क्योंकि जो बातें वो तुम्हारी ट्रेनिंग में बोलेंगे वो तुम्हें पहले से आती होंगी एज अ सीए। वो बोलेगा बैलेंस शीट, तो तुम्हें खोपड़ी नहीं खुजानी बैलेंस शीट क्या होता है। वो बोलेगा करंट एसेट रेशियो, है ना, फिक्स एसेट रेशियो, याद है ना रेशियो वाले चैप्टर में, तो तुम्हें खोपड़ी खुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई करंट एसेट रेशियो क्या होता है, फिक्स एसेट रेशियो क्या होता है, पढ़ोगे अभी 12th में ही, ठीक है ना। तो ये खोपड़ी खुजाने, वो बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, वो बोलेंगे कंपनीज एक्ट, तो तुम्हें खोपड़ी नहीं खुजानी कि भाई ये अरे एक अजीब अजीब से नाम क्यों बोल रहे हैं भाई, पहले सुने भी नहीं जिंदगी में, अरे तुम्हें सब सुन रखे हो, तुम्हें उसके बारे में नॉलेज भी होगी। इसे बोलते हैं इजी ट्रेनिंग। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी प्रोडक्शन इंप्लॉय जाएंगे उनकी ट्रेनिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, तो वो ट्रेनिंग उन्हें आसान लगेगी क्योंकि वो उसके बारे में पहले से जानते होंगे। बोलो आप लोग। तो भाई इसका कोड लिखेंगे। एक कंपनी और है जो फंक्शनल स्ट्रक्चर पे चलती है, एफएस, उसका नाम है कैफे कॉफी डे। हाँ, तो हमने बोला भाई तू कैफे कॉफी ला दे, क्योंकि तू भी फंक्शनल स्ट्रक्चर है, सिर्फ कॉफी बना रहा है, तो 2 कैफे कॉफी ला दे। ट्रेनिंग आसान, कोऑर्डिनेशन इजी, प्रॉपर अटेंशन, एफ से क्या बनेगा, हाँ, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ई से एफिशिएंसी इंक्रीज, और कॉफी के सी से कॉस्ट रिड्यूस। ठीक है भैया, नोट कर लिया। अब मुझे बता दो, फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करने के ये फायदे तो हो गए, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला, जब मैं एक फंक्शनल स्ट्रक्चर में अपनी कंपनी को बांट देता हूं, सुनना ध्यान से, उसमें जब मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में अपनी कंपनी को बांट देता हूं, है ना, तो पहला नुकसान पता है क्या है, कि मुझे लगता है मेरा डिपार्टमेंट झंडा ऊंचा रहे हमारा, बस मेरा डिपार्टमेंट बढ़िया चलता रहे, बाकी सब लॉस में चल रहे हैं। मैं तो बोल दूंगा भाई डायरेक्टर को कि भाई मुझे कुछ मत बोलो, समझ में आई ना बात, है ना। जैसे तुम अपने घर में करते हो, मम्मी लंच बना गई, रोटी ठंडी हो गई, सब्जी ठंडी हो गई, तुमने अपनी खा ली, तो तुम बोल दो मम्मी मुझे मत बोलो, इसको बोलो, दूसरे भाई को, इसको ये हीरो बनता है, इसे गर्म खाना चाहिए, इसे यही नहीं खा सकता, है ना, आलू टिंडे घिया तोरी, है ना, इसे नई नई डिश चाहिए, मुझे क्यों बोल रही हो, मैंने तो खा लिया। अपना पल्ला झाड़ लेते ना मैसी मम्मी को बोल के। यही आदत दूसरे को अलग कर देने की और खुद को ऊंचा दिखाने की, भैया मैंने अपना काम कर लिया, यही आदत कंपनी के डिपार्टमेंट में होती है। जैसे ही कंपनी में लॉस आया, जैसी कंपनी में लॉस आया, है ना, अपना लोग अपना पल्ला झाड़ लें, कहते हैं कि देखो ये प्रोडक्शन वालों ने कोई गलती नहीं, क्वालिटी बनाई है बिल्कुल बढ़िया, चेक करा लेना। लॉस आया मार्केटिंग से पूछ लो, है बे तूने डिस्काउंट ज्यादा क्यों दे दिया, फाइनेंस वाला, हमारी क्या गलती, हमने इससे पहले ही बोला था 10% डिस्काउंट मत दियो, दूसरे पे डाल दिया, ब्लेम कर देना। इसे बोलते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने स्ट्रक्चर को, अपने स्ट्रक्चर में अपने डिपार्टमेंट को ऊंचा करने के चक्कर में कंपनी के ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं। बोलो इधर ध्यान दो, होश में हो भाई। ऑलवेज गिव मोर वेटेज टू डिपार्टमेंट, और किसको वेटेज नहीं देते, नो रेस्पेक्ट टू कंपनीज टारगेट। समझ बात। एक मजेदार बात, बहुत ही जबरदस्त चीज,
वंशिका दीदी, अगर मैं अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट बनाऊंगा, एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम मैं फाइनेंस वाले को दूंगा, तो मुझे 2 डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम बोलते हैं मिनिमाइज कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज कॉस्ट। हाँ बोल सकते हैं, ख्वाहिश भैया बोल सकते हैं। भाई बताओ, इनको जानते हो? जानते तो होंगे भाई, जाना तो क्या नहीं जाना तो? हैं? कौन है? नहीं, शायद वर्ल्ड का नंबर 1 फुटबॉलर है। और दूसरा भी तो एक मेसी सेकंड पे आता है। ठीक है, तो भाई अब जो है भाई CR7 है ना, CR बोल देते हैं ना। अब तुम्हें पता है फोर्ड कंपनी ने, किसने? फोर्ड कंपनी ने अपना ऐड कराने के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने, है ना, अपना ऐड कराने के लिए अच्छा ये तो इसके वेट, बॉडी फैट ये बता रखा है, छोड़ो कोई बात नहीं है ना, ऐसे बताता हूं, कोई बात नहीं। तो फोर्ड कंपनी ने अपना ऐड कराने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 1200 करोड़ रुपए दे दिए। कितने करोड़ रुपए? इस चक्कर में फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस हरकत से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की इस हरकत से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने स्ट्राइक कर दी कि ससुरो क्या कर रहे हो तुम, 1200 करोड़ रुपए उसको दे दोगे तो तुम्हें कार नहीं बिक रही हमारी। 1200 करोड़। अब मान लो एक कार फोर्ड की बिक रही है, मान लो 1 करोड़ की महंगी कार, अबे तो 1200 करोड़ में मुझे 120, हाँ 1200 कार बेचनी पड़ेंगी 1 साल में। या मान लो चलो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट के, 3 साल में फोर्ड की 1200 कार बेचनी पड़ेंगी, तब इसके तो प्रॉफिट पे, इसके तो ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे। सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ब्रेक इवन पर कॉस्टिंग कौन देगा, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी वैल्यू कौन लगाएगा? तो वो भड़क के कहने लगे भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 1200 करोड़ देने से अच्छा 100 करोड़ में भाई सचिन तेंदुलकर को पकड़ लो भाई, इंडिया में, है ना, अलग अलग देश में अलग अलग लोगों को पकड़ लो, छोटे जो उसमें आ जाए। फुटबॉलर ही पकड़ना है तो कोई और पकड़ लो भाई, तो प्रॉफिट भी तो आना चाहिए, बिके भी तो कार। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो घर घर जाके थोड़ी बेच देगा भाई, मैं ऐड कर रहा हूं खरीदनी पड़ेगी तुझे, ऐसा तो होगा नहीं भाई। रीजन है ये, रीजन है ये। बताओ अपने ही घर में झगड़ा क्यों हो रहा है भाई? मैं अपनी ईगो में यहां जा रहा हूं बिना कोऑर्डिनेट किए, ये अपनी ईगो में यहां जा रहा है बिना कोऑर्डिनेट किए। देख मत लेना वो भाई, मेरे तो अनमोल रतन सुन नहीं रहे बात वो छोड़ो, कर देख लेना। तो झगड़ा होगा नहीं होगा? अगली डिसएडवांटेज लिखो, लिखो एक साथ। फोर्ड मोटर्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट हायर रोनाल्डो फॉर 1200 करोड़। अदर डिपार्टमेंट्स did not accept it and went on strike. This is difficulty in inter-department coordination. This is difficulty in inter-department coordination. क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपनी विशेष अपने ही तरीके से काम करना पसंद करता है, जिसकी वजह से कई बार ओवरऑल कंपनी को लॉस हो जाता है और दूसरे डिपार्टमेंट उसको इस काम में सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट।
एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पूरी नहीं देते कि भाई वो तो मना करेगा ही। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट पता है फाइनेंस वाला पैसे नहीं देगा, है कि नहीं बात। मम्मी हो गई तुम्हारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पापा हो गए फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो तुम जब मम्मी से कुछ बोलोगे तो मम्मी पूरी बात नहीं बताएंगे पापा को, क्योंकि पूरी बात बता देंगे तुम फंस जाओगे। मम्मी प्लीज बचा लेना, चलो इतने रुपए दिला देना, है ना। वही काम कंपनी में होता है, पूरी बातों को छुपाकर रखा जाता है ताकि अपने डिपार्टमेंट की बढ़ाई तो हो जाए लेकिन दूसरा चाहे फंस जाए। तो ये इंटर डिपार्टमेंट में डिफरेंस होता है। अगला, इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कैसे? अब जैसे भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिमांड कि एलेक्सा पोछा लगा दे, एलेक्सा विल, सफाई करने को क्या बोलेंगे? एलेक्सा विल डू क्लीनिंग, क्लीन द हाउस। अभी तक तो एलेक्सा क्या कहती थी? लाइट, एलेक्सा लाइट जला दो, एलेक्सा गाना चला दो। अब एलेक्सा पोछा लगा दो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है होश में भी है, क्या बोल रहा है? कह रहा भाई धमाका हो जाएगा, धमाका। जिस दिन एलेक्सा ने सफाई करनी शुरू कर दी ना, धमाका हो जाएगा। हमारे इंडिया में नहीं आया अभी प्रोडक्ट वो वाला, हमारे इंडिया में नहीं है वो, नहीं यूरोप में भी है। जैसे मेरी जो सिस्टर है ना वो यूरोप में रहती है, तो उनके यहाँ वो कॉमन है चीजें। उनके जैसे हमारे मेड आते हैं साफ सफाई करने वाली, वहां मेड नहीं होती। और अगर वो महंगे भी होते हैं, वो पर आवर के बेस पे आते हैं। जैसे भाई तुम्हारे घर पे दिवाली, तुमने रायता फैला दिया खाने पीने का, तो भैया हमारे यहाँ तो मेड आ जाएगी, काम वाली आंटी जी आ जाएंगी, हेल्पर आंटी साफ कर देंगी। वहां वो जो लोग आते हैं पर आवर, और पर आवर भी बहुत महंगे, मतलब $50 $100 ऐसे पर आवर के हिसाब से। $100 मान लो, €1 हो गया मान लो फॉर एग्जाम्पल 90 रुपए का, है ना, 100 रुपए का। तो 100 × 100 10,000। तुम्हें लगता है 1 घंटे की सफाई के मेड के 10,000, महीने के ना देते 10,000 रुपए? तो दर्द तो होता ही है। तो वहां लेबर महंगी है, वहां पे वो एलेक्सा है, उसको फिट करो और छोड़ दो जमीन पे, वो घूमते 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 सारी क्या करेगी, मट्टी, और जहां टकराएगा ना वो फिर मुड़ भी जाता है। अब वो कह रहा भाई इंडिया, वो कह रहा भाई बहुत महंगा बनेगा वो, और इंडिया में लेगा कौन, तुम देख तो लो। तो कह रहा भाई यार तू बना, मजा आ जाएगा भाई, जब पता लगेगा ना कि एलेक्सा पोछा लगा तो घर में काम वाली को हटा देंगे लोग, मेड को हटा देंगे लोग, एलेक्सा ले आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तुमने बोल तो दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कि आजकल मार्केटिंग में ये चल रहा है, यूरोप से टेक्नोलॉजी आ रही है, जापान से। अबे अब फाइनेंस वाला और क्या कहते हैं प्रोडक्शन वाला क्या बोल रहा है, भाई कैसे करें इसे, कैसे करें, हमें मम्मी तो ना लेंगी, और कल को बैटरी खत्म होगी मम्मी उसे तोड़ देंगी, क्या लिया है कि नहीं बात। इसे बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट। फाइनेंस और क्या कहते हैं, फाइनेंस वाला कह रहा है हम पे ना है भाई ऐसे पैसे, और क्या कहते हैं मार्केटिंग वाला क्या बोल रहा है, मार्केटिंग वाला बोल रहा है ये वाली एलेक्सा बनानी है, अब पोछा लगाएगी एलेक्सा, एलेक्सा रसोई में पोछा लगाओ, रसोई में चली जाएगी पोछा लगा देगी, मशीन बनानी है ऐसी। तो भैया हमारे मम्मी लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है कि नहीं बात, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी क्या होती है, टेक्नोलॉजी भी होती है, बहुत सारी ध्यान भी रखना पड़ेगा उसको, ये थोड़ी घर में चला के छोड़ोगे तुम, है ना, राइट। बैटरी बदलनी है, उसको क्या कहते हैं चार्ज करना है, उसको कमांड देनी है ना, ये डेटा इनपुट करना है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, फिर खराब हो गई तो सर्विस भी करानी है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें भाई, और फिर आएगा वो महंगा। तो भैया फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से इन दोनों डिपार्टमेंट का यही झगड़ा रहता है, इसे बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल भी देखो लिख रखा है, सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन बनाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन बहुत मुश्किल होते हैं भाई। कस्टमर फ्रेंडली मतलब एलेक्सा क्लीनिंग कर दे, उसके लिए लाइट भी तो आनी चाहिए या बैटरी भी तो होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अपने साथ डिमेरिट भी लाती है, तो लड़ाई झगड़ा इसका होता है कि मार्केटिंग कुछ कह रहा है और प्रोडक्शन कुछ कह रहा है। और आखिरी बात, तुम मुझे बता दो भाई लोगों, ओ भाई अनमोल भैया, अगर तुम सीए हो और तुम्हें पता लगा एक दिन मार्केटिंग वाले जितने भी सेल्समैन हैं वो सब बीमार हो गए, तुमने पूछा कैसे बीमार हो गए, कैसे बीमार हो गए, अब यार कल पता नहीं किसी क्लाइंट के मार्केटिंग में थे, खाना खा लिया ससुर ने, बिल्कुल ही कूड़ा कबाड़ खाना दे दिया, है ना, इतना खराब खाना दे दिया, हम तो भैया खा गए, स्वाद में पता लगा रहा है यार फूड पॉइजनिंग हो गई, सारे के सारे हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं।
अब सेल्स मैनेजर ने तुम्हें कॉल करी, तेरे को चल रहा है माल बेचने, बेच पाओगे? बेच पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आता नहीं है ना। तुम्हें बैलेंस शीट बनाना देते पर तुम्हें, हाँ ये थोड़ा, अबे चार्टेड सीए आदमी थोड़ी बोलूंगा चल 90 का लगा लेंगे यार। एक ईगो भी होती है और एक क्या कहते हैं अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होता है, यार मुझे ये काम नहीं आता, और एक मन भी होता है, इंसान का एटीट्यूड भी होता है भाई। ऐसे सेल्समैन वाले को बोल दो क्या, कमरे में बैठ के इसी चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है दुनिया घूमने का, उसको उसमें मजा आता है। आज यहां से दिल्ली जाऊंगा, आज नोएडा जाऊंगा, कल मुंबई जाऊंगा, कंपनी की तरफ से फ्लाइट बुक हो रही है, वो उसको अलग मजा आ रहा है। समझ रहे हो ना? अलग अलग जगह जाके अलग अलग लोगों से मिलना, उसका एटीट्यूड ही ऐसा हो गया, वो एक कमरे में बैठ नहीं सकता, इसलिए इनफ्लेक्सिबिलिटी है। समझ में आई बात? जो लोग सेम स्किल सेम नॉलेज रखते हैं वो नैरो प्रोस्पेक्ट के हो जाते हैं, वो दूसरा काम, बाबू ओ भैया दूसरा काम नहीं कर सकते। फाइनेंस मैनेजर डू नॉट गेट ट्रेनिंग टू द टॉप मैनेजर पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर द डाइवर्स एरिया। फाइनेंस मैनेजर को हर टॉप लेवल का काम कराने जाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट का काम नहीं जानता। समझ में आ गई बात? तो सीए कभी भी मार्केटिंग का काम नहीं कर सकता, और मार्केटिंग वाला कभी भी पीएनएल बैलेंस शीट बोलो नहीं बना सकता, क्योंकि उनका आदत ही नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड नहीं, इसे बोलते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी। नहीं बिल्कुल नहीं, बेच नहीं पाएगा। मार्केटिंग की स्किल्स अलग होती है भाई, बात करना, डील करना, क्लाइंट को आगे वाले को अपने प्राइस पे लाके तोड़ना, समझाना, कभी कभी रिश्वत भी ऑफर कर देना, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे पता है ना, मेरे भाई बिजनेस करता है तो वो सारा मार्केटिंग वही देखता है, उसकी वाइफ सारा फाइनेंस देखती है, सीए है उसकी वाइफ, और वो मार्केटिंग का और डीलिंग का सारा काम देखता है। तो मुझे पता है ना बड़ा मुश्किल होता है सामने वाले को क्या करना, अपना प्रोडक्ट बेचना। बहुत बढ़िया लेवल की स्किल्स चाहिए, है ना। अब डिमेरिट ने बोला आई 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 आजा, 4 आई, ऐसे लिख दो 4 आई। आई से इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, आई से इंटर डिपार्टमेंट बाबू क्या कॉन्फ्लिक्ट, आई से इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, रोनाल्डो वाला केस, और आई से इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, बोलो भैया समझ गए सर? एक क्वेश्चन कर लेना, फिर अगली क्लास में करेंगे हम, शायद क्वेश्चन 18 है। 1 मिनट रुक जाओ बस, 5 चैप्टर है ना। क्योंकि मैं आज क्वेश्चन ढूंढना भूल गया। देखो व्हाट इज मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, समझ गए? डायग्राम बना दिया है ना, और बता दिया ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, और 2 टाइप के होते हैं, नैरो और वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखो पढ़ना जरा, विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? 2 ही, आंसर क्या होगा?
स्ट्रक्चर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये तो लिखवाया है एमसीक्यू में, बोलो भाई। ये करेंगे, एक तो एक्सपेक्टेड लिखेंगे, क्यों? अब देखो, एक तो पूछ लिया फंक्शन बताओ, बाबू क्या पूछ लिया, फिर पूछ लिया फ्रेमवर्क। अब दूसरे क्वेश्चन से पहले का आंसर मिल गया, नहीं मिल गया? फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, चीट कोड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, चार्ट, फ्रेमवर्क। और अगली मजेदार बात वो पूछ रहा है, कौन से टाइप का फ्रेमवर्क कंपनी फॉलो कर रही है। चलो पढ़ के बता दो कौन से टाइप का फॉलो कर रही है। अब होमवर्क की क्या देना, फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर, तो फंक्शन कौन सा हो गया, ऑर्गेनाइजिंग। अब बता दो एफएस फॉलो कर रही है या डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। कैसे पता लग रहा है? नहीं नहीं, कैसे पता लग रहा है? नहीं पता कैसे लगेगा बाबू, कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, टूर एंड ट्रेवल, बस एक ही तो प्रोडक्ट है, टूर एंड ट्रेवल। हाँ, एडवांटेज से पता लग जाएगा, ठीक है। टूर एंड ट्रेवल देखो लिखी बात, कंपनी करण हैज टू क्रिएट एफएस, क्यों? क्योंकि उसमें 4 डिपार्टमेंट बनाए हैं और एक ही कंपनी के बनाए हैं, 2 प्रोडक्ट नहीं है। कितने प्रोडक्ट हैं? 1 प्रोडक्ट विच इज टूर एंड ट्रेवल विच क्रिएट्स फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट। क्या होता है बाबू, है ना? ये और बता दो 18वां बस। चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे ना, बहुत है। चलो ठीक है, अगली क्लास में अगला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा एक स्ट्रक्चर का टॉपिक। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बोलो समझ गए सर।